नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं रावत भाटा पावर प्लांट की। रावत भाटा एक परमाणु पावर प्लांट है जहां 700 मेगावाट की 7वीं इकाई नियंत्रित परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया शुरू हुई है। इस इकाई में 7वीं इकाई स्टार्ट हुई है जिसमें नियंत्रित परमाणु विखंडन की प्रतिक्रिया शुरू हुई है। इसे क्रिटिकलिटी बोलते हैं। जो ये प्रक्रिया शुरू करते हैं ना नियंत्रित रूप से, उसको क्रिटिकलिटी बोलते हैं। इसमें क्या है कि ये 16 स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर की श्रृंखला में तीसरा रिएक्टर है। जो ये रिएक्टर है रावत भाटा वाला, वो प्रेशराइज भारी जल रिएक्टर, भारी जल D2O को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं। ये भारी जल रिएक्टर का तीसरा श्रृंखला में तीसरा रिएक्टर है और देश की ये 25वां परमाणु रिएक्टर होगा। इस समय 24 परमाणु बिजली घर कार्यरत हैं जिनकी 8080 मेगावाट टोटल क्षमता है। अगर 7वीं यूनिट व 8वीं यूनिट दोनों बन जाती है रावत भाटा में, 7वीं यूनिट तो चालू हो गई है, 7वीं और 8वीं दोनों सम्मिलित हो जाती है तो पूरे विश्व, पूरे देश में 9400 मेगावाट की क्षमता परमाणु ऊर्जा घर, बिजली घर से हो जाएगी। रावत भाटा की 7वीं इकाई भारी जल रिएक्टर का मुख्य सिद्धांत है कि भारी जल, ये जो D2 होता है ना, ये क्या करता है, ये जो परमाणु विखंडन अभिक्रिया होती है उसमें मॉडरेट व कूलेंट दोनों का कार्य करता है और जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उन न्यूट्रॉनों को, संख्या को स्थिर बनाए रखता है और इस विखंडन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ये रावत भाटा परमाणु संयंत्र का 7th इकाई है, तो 700 मेगावाट की है। मोदी जी 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका में जा रहे हैं 21 सितंबर से 23 सितंबर तक। अभी क्या हुआ, इसमें 3 कार्य वो करेंगे वहां जाके। एक तो विलीमिंगटन, विलीमिंगटन में, ये डेलावेयर में है। जो बाइडेन जो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका गृह नगर है। वहां पे वो क्वाड शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लेंगे। क्वाड क्या है, 4 देशों का समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और अमेरिका है। और उसके अलावा अमेरिका में जाकर जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तीसरा कार्य करेंगे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन, भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो 3 कार्य हो गए, एक तो द्विपक्षीय वार्ता हो गई, एक क्वाड का सम्मेलन हो गया और एक यूनाइटेड नेशन का भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन हो गया। क्वाड क्या है, क्वाड ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत का एक संयुक्त संगठन है जिसमें जो क्या करता है, जो चीन है, चीन की जो हिंद प्रशांत, हिंद और प्रशांत, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की जो एक्टिविटी है उन पर लगाम लगाना, उसकी सक्रियता को रोकना, इसका कार्य मुख्य रूप से है। इसके लिए ये रणनीतिक सहयोग है। बाइडेन से वार्ता, बाइडेन से वार्ता करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता अमेरिका में। तो उसमें क्या होगा, जो गाजा और इजराइल के बीच में युद्ध है वहां पे, व यूक्रेन व रशिया के बीच में युद्ध है, उनमें शांति के लिए चर्चा व प्रयासों को आकार देने के लिए वार्ता करेंगे। यूनाइटेड शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, भविष्य के लिए आवाज, जो शिखर का नाम, सम्मेलन का नाम है। इसमें मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ, जो साउथ के देश हैं, जो विकासशील व अर्ध विकसित अवस्था में है, उनके लिए मुखर आवाज बनेंगे नरेंद्र मोदी, तथा आतंकवाद विरोधी पहल उठाएंगे कि आतंकवाद से लड़ने के लिए पहल यूनाइटेड नेशन में मोदी उठाएंगे। थोड़ा यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले विचार 1941 में अटलांटिक चार्टर में रखा गया, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे व राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे अमेरिका के। ये दोनों ने पहले अटलांटिक चार्टर में इसका प्रस्ताव रखा, भाई यूनाइटेड संघ बनाना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, भाई ऐसा हो कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो, इसलिए सभी देशों का एक संगठन बनाया यूनाइटेड नेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। 26 जून 1945 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूनाइटेड चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। ये हस्ताक्षर कर दिए जितने भी देश थे। फिर यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को लागू हुआ। तो यूनाइटेड स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता रहता है। 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड नेशन स्थापना दिवस। शुरुआत में 51 सदस्य देश थे और वर्तमान में 193 सदस्य देश यूनाइटेड नेशन में है। यूनाइटेड नेशन के 6 आधिकारिक भाषा है।
जिनमें अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, चीन है, स्पेनिश है और अरबी है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशन का, और 2001 में यूनाइटेड नेशन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, सभी देशों को समझाना, शांति सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, सभी देशों में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना यूनाइटेड नेशन का कार्य है। वैश्विक समस्याओं को हल करने हेतु साझा प्रयास करना, विश्व में आर्थिक व सामाजिक और राजनीतिक सहयोग स्थापित करना व लोकतंत्र को बढ़ावा देना यूनाइटेड नेशन के मुख्य कार्य हैं। ये 4-5 कार्य लिख देना। यूनाइटेड नेशन की संरचना में 6 निकाय हैं, जिनमें सबसे पहले महासभा है, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिलिंग है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सचिवालय सेक्रेटरीट है, आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और न्यास परिषद जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं। और अपन बात करते हैं महासभा की। महासभा यूनाइटेड नेशन की प्रमुख सभा है। महासभा में सभी देश 193 देश सदस्य है। ये जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की। इसमें क्या होता है, जनरल कार्य होते हैं जैसे बजट पारित करना, गैर बाध्यकारी संकल्प पारित करना, जो किसी भी देश में बाध्यकारी नहीं है ऐसे संकल्प पारित करना। बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में होती है। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं, जो सदस्य देशों में से चुने जाते हैं। अध्यक्ष कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद, अब सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं। सबसे मुख्य है, यूनाइटेड नेशन का शक्तिशाली संस्थान है सिक्योरिटी काउंसिल। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति को बहाल करता है, बाध्यकारी प्रस्ताव पारित करता है जो सभी देशों के लिए 193 देशों के लिए बाध्यकारी हो। और अगर कोई बाध्यकारी प्रस्ताव पारित कर दिया और कोई देश मानने के लिए राजी नहीं है तो ये सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है, वह आर्थिक प्रतिबंध भी उन देशों पे लगा सकता है। यह है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी है और 10 अस्थायी। स्थायी के नाम याद रखना, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम यूके। जो स्थायी देश है उनको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर क्या होती है कि स्थायी सदस्यों की सहमति के बिना कोई फैसला नहीं होगा। अगर एक भी सदस्य ने मना कर दिया ना, कोई प्रस्ताव आ गया, यूके ने मना कर दिया, तो वो प्रस्ताव लागू नहीं होगा। यह नकारात्मक शक्ति है, मतलब ये रोकती है। दूसरे 10 गैर स्थायी सदस्य हैं, इनकी अवधि 2 वर्ष तक होती है। जो स्थायी सदस्य है वो परमानेंट मेंबर है। गैर स्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। क्षेत्रीय आधार पर इनको चुना जाता है। जैसे एशिया के क्षेत्र में और अफ्रीका दोनों को मिलाकर 5 सदस्य चुनते हैं हर वर्ष। पश्चिमी यूरोप से 2 सदस्य चुनते हैं, पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य व लैटिन अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से 2 सदस्य चुने जाते हैं। ऐसे मिलाकर टोटल 10 सदस्य होते हैं। सचिवालय क्या है? तीसरा अंग है सचिवालय। सचिवालय जैसे यूएन की नौकरशाही, जैसे अपने विधानसभा के सचिवालय होते हैं, वैसे ही सचिवालय यूनाइटेड नेशन की नौकरशाही है। ये नौकरशाही वर्ग है। ये क्या काम करता है? बैठक आयोजित करवाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, निर्णयों का कार्यान्वयन करता है, रिपोर्ट जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूनाइटेड नेशन का प्रतिनिधित्व करता है। प्रमुख कौन होता है सचिवालय का? महासचिव। महासचिव इसका प्रमुख होता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा चुना जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रेजेंट टाइम में एंटेरियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के पूर्व पीएम है, 9वें महासचिव है। फिर इसका निकाय है आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसका काम यह है कि विश्व में जो भी सामाजिक आर्थिक विकास है उसको सुनिश्चित करना है। इसके टोटल 54 सदस्य हैं, तो 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। सामाजिक आर्थिक परिषद विभिन्न एजेंसियां होती है ना, जो यूनाइटेड नेशन की विशेषीकृत स्पेशलाइज एजेंसी होती है, उनके बीच में समन्वय करता है। जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, खाद्य व कृषि संगठन, यूनेस्को, विश्व मौसम संगठन, IMF, इन सब को आपस में कोऑर्डिनेशन करता है आर्थिक व सामाजिक परिषद। वह कुछ विशेष आयोग की भी स्थापना इसके अंदर होती है। जनसंख्या नियंत्रण आयोग, वही सामाजिक मुद्दे हैं, जनसंख्या है, महिला सशक्तिकरण आयोग, सतत विकास आयोग। अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी एक और संस्था है। इसका मुख्य कार्य सदस्य देशों के बीच में अगर विवाद हो जाए तो उनको सुलझाना है। वो मैटर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करता है। न्यायाधीश 15 है, क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत से भी एक न्यायाधीश है, दलवीर भंडारी, जो जोधपुर के हैं, राजस्थान के। और मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग नीदरलैंड में है। फिर बात करते हैं न्यास परिषद।
न्यास परिषद क्या थी? जो शासन आदेश प्रणाली मतलब मैंडेट सिस्टम के अंदर अंतर्गत जो क्षेत्र थे उनका प्रशासन देखती थी। उस समय क्या हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी तथा तुर्की के जो भी उपनिवेश थे उनको छीनकर उनका प्रशासन ये यूनाइटेड नेशन ने संभाला। अभी क्या हुआ, लास्ट में एक पलाऊ देश बचा था जो भी 1994 में स्वतंत्र हो गया, और जितने भी मैंडेट प्रणाली में देश थे जर्मनी व तुर्की से लिए गए उपनिवेश थे जिनको छीनकर यूनाइटेड नेशन प्रशासन कर रहा था उन पर, वो सभी स्वतंत्र हो गए या दूसरे देश में शामिल हो गए। तो ये परिषद अब निष्क्रिय हो गई। 1994 के बाद में ट्रस्टीशिप काउंसिल निष्क्रिय हो गई। तो प्रेजेंट टाइम में 5 ही अंग चल रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन हुआ। अपन बात करते हैं श्रीलंका, जो भारत का पड़ोसी देश है, उसमें राष्ट्रपति चुनाव होने को जा रहे हैं। तो श्रीलंका में नेशनल पीपल्स पावर एक पार्टी है, उसके उम्मीदवार है अनुराग कुमारा दिसानायके। ये अभी सबसे आगे चल रहे हैं। ये वामपंथी पार्टी है, चीन के समर्थक है अनुराग कुमारा दिसानायके। आज चुनाव है तो देखते हैं कौन जीतता है। रूस और बेलारूस से सड़क मार्ग से जुड़ेगा पाकिस्तान। बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान से एक सड़क मार्ग आ रहा है। इसके थ्रू रूस क्या करेगा, हिंद महासागर के बंदरगाह तक कनेक्टिविटी करेगा। तो पाकिस्तान भी इस सड़क मार्ग में जुड़ रहा है। यह सड़क मार्ग एक मल्टी कॉरिडोर बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए पाक तक पहुंचेगा। इससे क्या, पाक होते हुए रूस हिंद महासागर के बंदरगाह से जुड़ेगा। इस प्रकार पार्क जो इंडिया का रशिया से जुड़ने का नेटवर्क है ना, नॉर्थ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट गलियारा, उसके अंदर भी पाक जुड़ जाएगा। ये भारत के लिए चिंता का विषय है, वह अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट गलियारा है, वो 7200 किलोमीटर का है। और जो ये रूस बेलारूस वाला मार्ग बन रहा है, इससे पाकिस्तान इस गलियारे में भी एंट्री कर जाएगा। अब अपन बात करते हैं, भारत व अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास चल रहा है बीकानेर के महाजन फायरिंग फील्ड में। इसमें सेना का एक प्रशिक्षित बाज है अर्जुन, उसने भी सर्विलांस कर प्रदर्शन दिखाया है। वो गांव में एक अर्जुन नाम का एक बाज है जिसपे सर्विलांस सिस्टम लगा रखा है। वो बीकानेर के महाजन फायरिंग एरिया के गांव में घूमा तथा वहां पर जो बनाए गए आतंकवादी बनाए गए निशाने जो घर बना रखे थे उनको इसने ढूंढा और सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। तो ये भारत व अमेरिका के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास के बारे में। अब जिला बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी, रामलुभाया कमेटी। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी व 17 जिले और बना दिए। पहले 33 जिले थे, अब टोटल 50 जिले इसने कर दिए। फिर इन जिलों की समीक्षा हेतु एक कमेटी बनाएगी IAS ललित के पवार के सानिध्य में। अभी अपन बात करते हैं कि एक कोई भी जिला बनाए तो उस जिले के लिए आबादी लगभग 22 लाख होनी चाहिए। राष्ट्रीय औसत की मैं बात कर रहा हूँ। क्षेत्र 4242 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तहसील 7 होनी चाहिए, उसमें ब्लॉक 9 होने चाहिए, गांव 700 होने चाहिए। यह मानक है, राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है। और अन्य मानक क्या है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर व मानक की संभावना होनी चाहिए, आर्थिक विकास की संभावना होनी चाहिए, आबादी अच्छी होनी चाहिए, वहां की सरकारी सुविधाएं लोगों तक पहुंच जाए आसानी से, ऐसा होना चाहिए। विकास से संबंधित पृष्ठभूमि भी होनी चाहिए उसकी पहले से। और एक SDM है, उसके पास कोई भी जिले में 1500 से ऊपर कोई केस मुकदमे नहीं होने चाहिए, और ADM के पास 2000 से अधिक मुकदमे ना हो। तो ऐसे ये मानक है जो जिले बनने के लिए स्टैंडर्ड्स हैं। और नए जिले क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जनता की आसानी से सुनवाई हो, जन सुविधाओं की मॉनिटरिंग सफलतापूर्वक हो। नया जिला हो तो मॉनिटरिंग अच्छे से होगी। गांव से जिले की दूरी घटे, कि गांव से कुछ भी इमरजेंसी जाना हो तो जिला पास में हो और सारे कार्य हो सके। जिले में मेडिकल कॉलेज खुल सके, उच्च शिक्षा संस्थान बन सके, रोजगार संसाधन बढ़े। जिले को आर्थिक संसाधन आवंटन ज्यादा होते हैं तो विकास भी ज्यादा होता है, कस्बा व शहरों का विकास हो सके। अब अपन बात करते हैं सूडो डिमेंशिया युवाओं में भूलने की समस्या है। ये क्यों होती है? अवसाद, मल्टीटास्किंग और स्मार्टफोन की लत के कारण ये समस्या होती है। आजकल बहुत ज्यादा ये समस्या चल रही है। सूडो डिमेंशिया में क्या होता है कि
जैसे फोन नंबर भूलना, किसी का नाम भूलना, घटनाएं याद नहीं रहना, चंद मिनट पहले दिमाग में जो काम आया था वो टास्क याद नहीं रहना, रास्ते भूल जाना, तारीख या सप्ताह का कौन सा दिन चल रहा है तारीख याद नहीं रहना, दिन याद नहीं रहना, किसी के साथ आए तो उसको साथ में ले जाने के समय भूल गए, खरीदारी के लिए गए तो सूची याद ही नहीं रही। ये सब सूडो डिमेंशिया के कारण है जो युवाओं में हो रहा है। इसके लिए उपाय है कि टास्क लिस्ट बनाकर काम करो तो सही होने की संभावना इसकी हो जाती है प्रारंभिक तौर पर जब पता चलता है। क्योंकि इस सूडोमोनासिया में क्या होता है कि आदमी को पता रहता है कि मेरे भूलने की बीमारी हो रही है, और अल्जाइमर बुजुर्गों में होता है। अल्जाइमर थोड़ा हार्ड है, लेकिन सूडो डिमेंशिया आसानी से योग प्राणायाम की शरण में जाकर ठीक हो सकता है। अल्जाइमर के कारण होने वाले डिमेंशिया ज्यादा घातक होते हैं। फिर 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे बनाया गया था, इसलिए आर्टिकल आया था। अमेरिका में भारतीय मूल की ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता है। न्यू जर्सी अमेरिका में सम्मेलन हुआ था। एमपी में मध्य प्रदेश में 2 नेशनल पार्क आए थे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कुछ बटरफ्लाई की प्रजातियों का अध्ययन किया जा रहा था। वह पेंच टाइगर रिजर्व, ये दोनों एमपी में है। पेंच व बांधवगढ़ याद रखना। चेस ओलंपियाड चल रहा है। भारतीय जो पुरुष टीम है, महिला टीम है, दोनों शानदार प्रदर्शन कर रही है। 9वें दौर तक का खेल हो चुका है। 9वें दौर तक पुरुष टीम अपने सर्वोच्च रैंक के साथ फर्स्ट स्थान पर है। और 100 ये बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी में हो रहा है। 193 देश इसमें भाग ले रहे हैं। डी गुकेश, अर्जुन एरिगेमी और आर प्रज्ञानंदा और विदित गुजराती ये पुरुष टीम में हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वह भारतीय सेना की ओर से एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका नाम है एक्या अभ्यास। एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी हॉकी की। चीन हुलुनवीर शहर में, चीन के हुलुनवीर में भारत की पुरुष हॉकी टीम जीत गई है। इसमें 5 टाइम से लगातार भारतीय पुरुष हॉकी टीम जीत रही है, इसने चीन को हराया। एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारतीय टीम विजयी हुई। दुनिया के 50 होटलों की लिस्ट में 43वें नंबर पर है सुजान जवाई पाली होटल, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लांगड़ियावास जयपुर, ये अपन जमवा रामगढ़ जाते हैं उस रास्ते में गांव पड़ता है लांगड़ियावास, वहां वेस्ट से एनर्जी बनाने का प्लांट लगाया गया है। इसमें क्या करेंगे, जो कचरा सुबह जाता है गाड़ियों से उसको प्रोसेस करेंगे, फिर आरडीएफ रिड्यूस ट्राई फ्यूल इसको बॉयलर में डालेंगे, फिर हीट करेंगे, फिर स्टीम बनाएंगे, स्टीम से एनर्जी बनाएंगे, पावर बनाएंगे। बोक सर्टिफिकेट क्या है, FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने ईट राइट इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत बोक सर्टिफिकेट जारी किया। इसके अंदर क्या है, जो भी धार्मिक स्थल है उसमें प्रसाद बेचने वाले वेंडर, खाने पीने की चीजें रखने वाले को ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हाल ही में जो त्रिमूर्ति बालाजी के जो प्रसाद में कुछ कमियां पाई गई है, उसके बाद में ये एक्टिव हो गई, सरकार इस सर्टिफिकेट को ध्यान से वितरित कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने मनु बाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आज 21 सितंबर है, तो आज अल्जाइमर डे के साथ में राष्ट्रीय चाय दिवस भी है। अब अपन बात करते हैं कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में जो छपे हैं उनके बारे में। जो नक्सलाइट एरिया है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। नक्सली ऐसे सोचते हैं कि नक्सलियों का मानना है कि ये देश की नीतियां उनके खिलाफ है, इसलिए वो देश के खिलाफ हो जाते हैं। ये आतंकवादी से अलग है, देश में रहते हैं, देश की नीतियों का विरोध करते हैं। तो नक्सलियों के लिए सरकार ने क्या किया कि एक नई नीति बनाई है। इस नीति के अनुसार नक्सलियों को पहले पुनर्वास जोन में रखा जाएगा। पुनर्वास जोन में भलीभांति कौशल प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा, बाद में उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। नक्सलियों को मुख्य धारा में डालने के लिए लंबे समय से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कोई अनुरूप परिणाम नहीं निकल रहे। अब नई पुनर्वास नीति बनाई गई है। इस नीति के अनुरूप नक्सलियों से नाता तोड़ने वाले को अब सीधे उनके घर नहीं भेजकर करीब 1 साल तक खास तौर से बनाए जाने वाले पुनर्वास जोन में रखा जाएगा। वहां वे अपने भावी जीवन को बेहतर कौशल प्रशिक्षण देंगे।
अब इसमें और बताया गया है कि देश का जो लंबे समय से नक्सलवाद से हिस्सा जूझ रहा है, केंद्र सरकार इस समस्या को निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसलिए नई पुनर्वास नीति नक्सलियों हेतु लाई गई है ताकि नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा सके। आत्मसमर्पण करीब 800 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जिनपे 20-20 लाख का इनाम था। और फिर भी यह महसूस किया जा रहा है कि पुनर्वास की दिशा में कुछ और प्रयासों की जरूरत है। नई पुनर्वास नीति यह है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सीधे उनके गांव में भेजकर सरकार के पुनर्वास शिविरों में भेजा जाएगा। इन शिविरों में उन्हें मानसिक, शारीरिक और व्यवसायिक तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। हर तरीके से उनको कौशल प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण व व्यवसायिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि वो वहां से निकलकर कुछ व्यापार कर सके और समाज की मुख्य धारा में आ सके। जब वे गांव जाएंगे तो उन्हें यह सोचना नहीं पड़ेगा कि किसी से कैसे मिलेंगे, कैसे घुलेंगे। छत्तीसगढ़ जो देश का सबसे ज्यादा नक्सलाइट एरिया है, वहां सबसे ज्यादा 5 जिलों में शिविर लगाए जा रहे हैं फिलहाल। नई नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता के तौर पर तुरंत 1.5 लाख रुपए, भूखंड आवंटित करने हेतु होम लोन जैसे प्रावधान भी किए गए हैं। यह नीति नक्सलियों की मजबूती से यह संदेश देने में सक्षम है कि उनकी कोई सरकार उनकी चिंता कर रहा है, नक्सलियों की चिंता कर रहा है। इसलिए वह प्रगति, विकास व अमन चैन की राह पकड़कर स्वयं, परिवार व देश को खुशहाली में भागीदार बने। इस प्रकार जो 2026 तक भारत में पूरी तरीके से नक्सली को खत्म करने का, नक्सलाइट एरिया को खत्म करने का लक्ष्य है, वह अपने लिए आसान हो जाएगा।